बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आइए, जो हमारी फार्मर फोरम एक मोटो के साथ काम करती है, सशक्त युवा, समृद्ध किसान और खुशहाल गांव। निवेदन करूंगा हमारे बीच में किसान विचारक के रूप में श्री गुरप्रीत सिंह जी संघा साहब से संक्षेप और प्रभावी रूप से हम सब के बीच किसानों की अपनी बात रखें। आदरणीय गुरुजन, आदरणीय मेहमान और किसान साथियों, मैं करीब 20 साल तक सिंगापुर में, यूरोप में कॉरपोरेट मंचों पे बोलता रहा। मैं उसके बाद 10 साल से, पिछले साल से छोटे छोटे सरकारी गाँव में, सरकारी दफ्तरों में, चौपालों में बोलता रहा और किसान आंदोलन में बोलता रहा पिछले 2-3 साल से। लेकिन ऐसे मंच पर आकर थोड़ी सी दुगदुगी बढ़ जाती है, जहाँ वही आपको बचपन के मास्टर जी और गुरुजी नज़र आते हैं कि आपकी छोटी सी ऊंची नीची बात, छोटी सी कोई तकनीकी गलती आपको डांट पड़वा सकती है। तो मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे से कोई ऊंची नीची बात हो गई, तो गुरुजन, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब मुझे माफ़ी करेंगे उसके लिए। और उद्बोधन की शुरुआत में जय जवान जय किसान के नारे से चाहूँगा। एक बार मैं बोलूँगा और आप भी सब मेरे साथ बोलेंगे, जय जवान जय किसान। और ये जय जवान जय किसान भी घूम फिर कर जय किसान की ही बात होती है, क्योंकि अपन जानते हैं 90% जो जवान भी जाता है बॉर्डर पे, वो किसान के ही परिवार से जाता है। वो कहीं शहरों में से, बड़ी मंडियों में से अफसर तबके के लोग जाते हैं, सीनियर लोग जाते हैं, लेकिन जो एक बल्क तैयार होता है उसका, वो जो मास होता है, जो फाइटिंग मशीनरी है, वो बिल्कुल ग्राम से ही उठ के और एक किसान का बेटा ही होता है जो वहाँ जाकर पहुँचता है। तो ये जय एक तरह घुमा फिरा कर किसान की ही है इस देश के बारे में, जिसको कि चौधरी साहब ने बड़े मुखर तरीके से उसको मंचों पर रखा, बड़े बड़े लाल किले के भाषणों में कहा। राष्ट्रीय किसान दिवस की सभी को बधाई हो। और जैसे मुझे मंडीवाल जी और कल्याण जी जाट कालवा टाइम्स वाले, वो कई बार बोलते हैं कि साहब पिछले कई सालों से इसको एक फॉर्मेलिटी बनाकर चौधरी साहब के जीवन के बारे में, चौधरी साहब एक व्यक्तित्व के बारे में बात करके कई बार फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। तो उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उनके विचारों पे बात करना, वह ज़्यादा ज़रूरी है, किसानों के लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी। और जो लोग, जैसे साहब ने शुरुआत में कहा, कई लोग कहते हैं कि अनपढ़ आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन गया था चौधरी साहब का नाम लेते हुए, कि ना जानते हुए कि वो अपने टाइम पे BSc MA थे अपने वक्त के। तो उस तरह के लोगों के लिए भी अगर चौधरी साहब के विचारों की बात करेंगे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। उनके विचार, उनकी जीवनी के बारे में सबको मालूम है, हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देख लिया है। उनके परिवार की भी बात करें तो जी 250 साल पहले बठिंडा से, पंजाब से उनका परिवार निकला। जैसे कि अमूमन किसान परिवार करते हैं, जहाँ ज़मीन सस्ती मिली, अच्छी मिली, पानी मिला। किसान जाति सबसे एडवेंचरस जाति होती है, आगे आगे बढ़ती है, ज़मीनें खोदती है। इनका परिवार भी सदा से माना जाता है कि जमुना की ज़मीन बेहद फर्टाइल थी। तो जो मालवा का पंजाब का इलाका है, जहाँ से बठिंडा से चौधरी साहब का परिवार आया, जब तक वहाँ इरीगेशन नहीं फैली थी, तो तब उनका परिवार और वहाँ के कई परिवार उठकर जमुना के इलाके में आकर बसे, जहाँ की भूमि शायद उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम आने से पहले शायद सबसे फर्टाइल एरिया था। वहाँ चौधरी साहब का परिवार पहुँचा। उसके बाद उनका स्वतंत्रता संग्राम में आना, उनका एजुकेशन में आना, उनका राजनीति में आना, ये उनकी पर्सनल उपलब्धियाँ हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो किसान कौम के बारे में बात करते रह गए, किसान नस्ल के बारे में बात करते गए, वो सबसे बड़ा उनका योगदान है। कितने और बड़े किसान नेता हुए हैं, कितने और मजदूर नेता हुए हैं जो एक लेवल पर जाके सिर्फ अपनी अपनी पार्टी की बात करते रह गए, लेकिन उन्होंने उस वर्ग विशेष की उतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं की। वो बात चौधरी साहब ने की। तो व्यक्ति और विचार की बात आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के विचारों के बारे में चर्चा करते हैं कि वो एक ग्राम डेमोक्रेसी, ग्राम स्वराज की बात करते हैं। जब वो केवल किसान की बात करते थे, उनका मतलब सिर्फ ये नहीं होता था कि एक आदमी जो खेत में हल चला रहा है, उनका मतलब एक रूरल इकोनॉमी से था। किसान शब्द का अपन उसको सिर्फ एक किसान, एक गांव के अंदर किसान 40% होता है, 50 होता है, 70% होता है, उसके आसपास भी रूरल इकोनॉमी घूमती है। अपन अगर चौधरी साहब की कुछ 2-4 किताबें अगर पढ़ेंगे, जो मुझे इस किसान आंदोलन के द्वारा पढ़ने का मौका मिला, तो हम जाएंगे उन्होंने कई जगह रूरल इकोनॉमी शब्द यूज़ किया है, जो ग्रामीण
इकोनॉमी है उसके बारे में उन्होंने बात की है। क्योंकि जब अपन एक गांव को नष्ट करते हैं, जो कि आज मॉडर्न सिस्टम्स में नष्ट किया जा रहा है, आप सिर्फ एक किसान को नहीं मार रहे हो, आप उस गांव में कोई खाती भी है, कोई लोहार भी है, कोई बुनकर भी है, कोई दाने भूनने वाली अम्मा भी है, आप सबके रोजगार पर लात मार रहे हो। और वही रूरल इकोनॉमी, चौधरी साहब ने उसकी बात की। इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशंस उनकी एक किताब थी, मैंने भी जस्ट साल भर पहले पढ़ी, पता भी नहीं था इस किताब के बारे में मुझे। उसके अंदर ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया, जो हमें बड़े एमबीए के कॉलेजेस में पढ़वाया जाता है, पिरामिड स्ट्रक्चर, एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर, पिरामिड स्ट्रक्चर, जिसमें कि नीचे से अगर संपन्नता जाएगी, जितना अपना नीचे का किसी भी इमारत का बेस मजबूत होगा तभी अपनी इमारत और ऊपर जा सकती है। उन्होंने उस पर जोर दिया। उनके जो पंडित नेहरू से मतभेद भी हुए, वो भी राजनीतिक मतभेद थे, आपसी इज्जत ज़रूर थी, पर मतभेद हुए, उसके उनको राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा चौधरी साहब को। वो इसीलिए भुगतना पड़ा कि चौधरी साहब चाहते थे गांव को नीचे से मजबूत करते हुए चलें, रूरल इकोनॉमी को मजबूत करते हुए चलें, और तब अपन एक मजबूत इमारत खड़ी कर पाएंगे देश की। उसमें नेहरू जी का एक दूसरा पॉइंट था, वे भी हालांकि सोशलिज्म के मॉडल पर चढ़ के बड़े उद्योगों को लाना चाहते थे और चंद उद्योगपतियों को आगे करना चाहते थे। उस पर भी चौधरी साहब का विरोध था कि आप इसको ग्रामीण स्वराज्य से ही जोड़िए। हालांकि उससे आगे चलते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें भी चौधरी साहब ने की हैं, लेकिन वो गांव लेवल से, गांव से रुली हुई इंडस्ट्री, गांव से जुड़ी हुई मॉडर्नाइजेशन की चौधरी साहब ने बात की हैं। चौधरी साहब ने जब पटवारियों से आज़ादी दिलवाई, जब ज़मींदारों से आज़ादी दिलवाई, उसके पीछे उनका, जो बाद में भारत में इसको ग्राम सभा एक्ट भी जानते हैं, जिसके बारे में, जो अपने राजस्थान की धरती से ही जिसको लागू किया गया था, उसके बारे में भी चौधरी साहब का इतना विचार मुखर था कि गांव डिसाइड करे कि गांव के लिए क्या अच्छा है। आज राजस्थान के गांव के बारे में जयपुर में बैठे हुए लोग और देश के गांव के बारे में दिल्ली में बैठे हुए लोग ना डिसाइड करें। उनका तो ये मानना था सरपंच भी पूरी तरह ना डिसाइड करे। कई हमारे हो सकता है सरपंच मित्र यहाँ बैठे होंगे, उनका ये मानना था एक आदमी के हाथ में पावर अगर सरपंच के हाथ में भी दी जाती है तो एक लेवल से ज़्यादा वह ताकत भी गलत है। तो चौधरी साहब ने भी ग्राम सभा का ही समर्थन किया था, जिसमें गांव के 50% लोग अगर एक कोई मुद्दा पास करते हैं, एक कोई प्रस्ताव पास करते हैं, तो ग्राम सभा के उस विचार के लिए राज्य सरकार नहीं, आपके ज़िले की सरकार नहीं, केंद्र सरकार नहीं, पूरा देश का संविधान आपके लिए, उसके लिए बाध्य है। आपको कईयों को मालूम होगा, कईयों को नहीं मालूम होगा, जो वेदांता ग्रुप है, जो दुनिया के सबसे बड़े, अनिल अग्रवाल जी का जो ग्रुप है, उसने उड़ीसा में जो अपना माइनिंग और बॉक्साइट का प्लांट लगवाया था, वहाँ पे आदिवासी भील लोग रहते थे, नियम गोंड लोग हैं, वो कौंध आदिवासी हैं। उन्होंने कह दिया साहब ये जो पहाड़ है सामने, इस पहाड़ पे हमारा देवता बसता है, नियम देवता। उस देवता की कोई मूर्ति नहीं थी, कोई उसका अपना कोई जठेरों का होता है, भूमिया का होता है, इस तरह की 3 ईंटें भी नहीं लगी थी। उन्होंने कहा था केवल हमारा विश्वास है कि हमारा देवता यहाँ बसता है। और आप जानिए, साउथ कोरिया की सरकारें, ब्रिटेन की सरकारें, भारत की सरकारें, उड़ीसा की सरकारें, उस प्लान को खारिज करवाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट तक ने आदिवासियों की बात को ऊपर रखा, क्योंकि ग्राम सभा के एक्ट के थ्रू पास किए हुए उनके मत थे सबके। यह हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों की सबसे बड़ी जीत थी। सोशल मीडिया के ज़माने में आपने जो भी किसानों की जीत हुई उसके बारे में तो सबने सुन लिया, देख लिया, लेकिन ये जब हुआ था करीब 8-10 साल पहले, ये जीत बहुत कम लोगों को पता थी। और तब से किसान तो चेते नहीं चेते, लेकिन चौधरी साहब की आत्मा दुखी हुई होगी कि सरकारें चेत गई। जल्दी से जल्दी अर्बनाइजेशन के प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, शहरीकरण के प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, हर सरकार ने। इसमें अपन किसी सरकार को राजनीतिक दोष भी नहीं देंगे। सरकारों ने क्या, इसको आप म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम में ले लो, इसको आप नगर पालिका में ले लो, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, हमारी नालियाँ अच्छी बन जाएंगी अपने, और ऊपर से सीवर की व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था हो ना हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, आप अपने सारे हक खो देते हो अपनी ज़मीनों के ऊपर। जैसे ही आप अर्बन जोन के अंदर आ जाते हैं, आपका कोई हक नहीं बचता है आपके ऊपर। अदरवाइज आप मालिक हैं अपनी ज़मीनों के, आपका एमएलए, एमपी, भारत सरकार, राज्य सरकार कोई कुछ नहीं कर सकते हैं आपको। तो ये एक चीज़ थी। उन्होंने इस डिटेल में चौधरी साहब ने बात नहीं, पर जब उन्होंने ग्रामीण स्वराज की बात की थी तब उन्होंने इस पे बात उठाई थी कि सारे फैसले गांव से लिए जाने चाहिए। उनका कहने का मकसद भी वही था। आज भी किसानों के लिए हम क्या करते हैं, जल, जंगल, ज़मीन, पानी, ये अपने लिए 3-4 चीज़ें हैं। इसके अंदर आज किसानों के जल को संकट है,
किसानों की ज़मीन को संकट है। आपने देखा कि एक बार संकट किसी तरह टलवा दिया गया, लेकिन संकट बहुत बड़ा था। किसानों के बीज पे संकट है। हाँ, हमारे साथ इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बीजों के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया तो उठाएगा ही नहीं, कोई भी बड़ा चैनल मीडिया इस बात को नहीं उठाएगा, बल्कि हर तरफ वो कॉरपोरेट की ही बात करेगा। आज सबसे बड़ा संकट जो किसान के ऊपर है वो बीज का संकट है। बीज के ऊपर कैसे एकाधिकार करके बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, और बड़ी भी कई कंपनियां नहीं है, घुमा फिरा के वो 4 ही कंपनियां हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटियों में उनके साथ पार्टनरशिप्स होती हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, जो कि कई अच्छे मुद्दों के लिए ज़रूरी भी हैं डेवलपमेंट के लिए। जो भारतीय बीज वैज्ञानिकों ने पिछले 30 से 40 साल में सरसों के हाइब्रिड बीज डेवलप किए हैं, उनसे अच्छे बीज आज विश्व भर में कहीं नहीं हैं। लेकिन आज उस बीज को मारने के लिए दोबारा से जीएम सरसों का शोर मचाया जा रहा है, और इसके लिए फिर इधर के लोग उनको, उधर के लोग इनको गालियां देते हैं, हर अलग अलग पार्टी के। लेकिन हर पार्टी ने अभी तक किसानों के साथ उस पर भी एक तरह का दगा किया है कि जीएम सरसों को बैकडोर एंट्री देकर अब डायरेक्ट एंट्री कर कर, अभी राहुल जी की पैदल यात्रा चल रही थी, इसके मेमोरेंडम एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को भी दिए जा चुके हैं, और जो विपक्ष में सबसे बड़ा दल, जिसको मुखर दल कहा जा सकता है, कांग्रेस, उनके राहुल गांधी जी की यात्रा को भी परसों बीच सड़क रोक कर उनको सुनवाकर सामने मुख्यमंत्री महोदय बैठे तो उनके सामने आमने कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अभी तक जीएम सरसों की जो सैंपल क्रॉपिंग थी उसकी इजाज़त भी नहीं दी गई थी। सिर्फ भरतपुर में और हमारे पदमपुर में वहाँ पर ये चुपचाप तरीके से प्लांटिंग करवा दी गई, ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट की जो रोक थी वो फलानी नवंबर को आई थी, हमने उससे 1 हफ्ता पहले उसकी बिजाई कर भी दी है। तो ये जब हमें पता लगा तो छोटा स्टेप तो ये हो सकता है कि 2 ट्रैक्टर लेके चले जाएं किसी भी अनुसंधान केंद्र में आप जाकर, जो कि करते रहे हैं, जगह जगह पे होता रहा है। पर उससे बड़ी बात है लोगों को चेताया जाए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या बात की जाती है नेताओं द्वारा और क्या एक्चुअल ज़मीन पर धरा पर हो रहा है। 1998 तक राजस्थान सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है हिंदुस्तान का। आपकी बदौलत, आपके किसानों की बदौलत, और सरसों तो ऐसी चीज़ है अच्छी से अच्छी जगह और बुरी से बुरी जगह पर उगती है। भारत अपना सफिशिएंट था उस सरसों के तेल के अंदर। 1998 तक तो भारत हर तेल के अंदर सेल्फ सफिशिएंट था, भारत को तेल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। लेकिन 98 के अंदर आप सबको मालूम होगा, जिन्होंने उस वक्त मीडिया पे ध्यान दिया होगा, एक ड्रॉप सी के बहाने, एक आरजी मॉन के बहाने 3-4 साल लोगों ने सरसों बीजनी बंद कर दी थी हमारी तरफ तो, क्योंकि रेट नहीं मिलता था। इसमें जी वो सत्यानाशी बीज है, इसमें आरजी मॉन है, इसमें तारा मीरा मिला देते हैं, 50 बातें कर करके उसको रोका गया। और उसी महीने, जिस महीने ये ऑर्डर पास हुआ, 12 लाख टन सोयाबीन का ऑयल अमेरिका से भारत में लाया गया। उससे पहले खाद्य तेलों पर रोक थी, उस पर 100 कानून थे, लेकिन अब देश भूखा मर जाएगा, सरसों के तेल से बीमारी फैल रही है, ड्रॉपसी से लोग मर रहे हैं। रातों रात सोया तेल लाया गया, फिर पाम तेल लाया गया, फिर अब 50 तरीके के तेल लाए कि आप जो बाहर इतनी अच्छी अमृत जैसी बोतलें पड़ी हैं, स्टॉल पे देखा, कुलपति साहब ने भी देखा, वो बोतलों का सरसों का तेल आज फिर भी मुश्किल से 1-2% लोगों तक पहुंच पा रहा है। बाकी जो जितने भी प्रकार के आपको तेल मिल रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं है उसमें पाम ऑयल कितना है, उसमें कौन सा तेल कितना है, मोबाइल ऑयल बस वाला, ट्रक वाला कितना है, ये आपको किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि कच्ची घानी के नाम से सुप्रीम कोर्ट तक में, हाई कोर्ट में केस जीत रहे हैं कि साहब हमारा तो ब्रांड है कच्ची घानी, हम इसको कह नहीं रहे हैं कि तेल कच्ची घानी में से निकला है। तो इस तरीके के पैंतरे काले कोट वाले ऊपर जाके लड़ेंगे और लड़ाएंगे। तो किसान को, चौधरी साहब को एक आग पुष्प अर्पण करके अपन यहाँ अपनी उसको बात को ख़त्म मान लें और गांव जाके बात कह देंगे चलो जयंत चौधरी की इस बार 27 सीटें आ गई, 15 सीट आ गई, ये चौधरी साहब की जीत हो गई। ये चौधरी साहब की जीत नहीं होगी। चौधरी साहब की जीत उस दिन होगी जब अपन ग्राम स्वराज की बात कर लेंगे, जब लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात कर लेंगे, और हम बात कर लेंगे विलेज लेवल एम्प्लॉयमेंट की। खेमाराम मेहरिया जी साहब बैठे हैं, वो मैं इसलिए कि इनका 2.5-3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आज उसकी आप मार्केट वैल्यू भी मान लें 4 करोड़ का, 50 से 60 से 70 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट योगदान दे रहे हैं। बाहर मैंने आपका साहब स्टॉल देखा, वहाँ मैंने देखा आप भी अपने दूदू इलाके में और इस इलाके में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सेंट गोबेन जैसी मल्टीनेशनल कंपनी आती है, हज़ारों करोड़ के अनुदान लेती है, हज़ारों करोड़ की सब्सिडियाँ लेती है, मुफ्त में ज़मीन लेती है, 500 लोगों को रोज़गार मिलता है, जिसके अंदर भी राजस्थान के लोकल नहीं लोग होते हैं, हमारे गांव के नहीं होते हैं। तो इन बातों पे सोचते हुए कि हमारा गांव में स्वरोजगार का क्या है और वो कृषि के थ्रू ही आ सकता है, वो चौधरी साहब के विजन से आ सकता है। तो यही कहते हुए मैं अपना भाषण फिर से समाप्त करूंगा। जय जवान जय किसान।